हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान आया। वो तूफान जिसकी आहट कई दिन पहले से मिल गई थी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हाई कोर्ट के आदेश पर करेगी और 15 दिन में करेगी। अगर 15 दिन में 100 करोड़ रुपया महीना वसूली के आरोप में थोड़ी बहुत भी सच्चाई पाई गई तो सीबीआई इस केस में एफआईआर दर्ज करेगी। इस पूरे मामले का बड़ा राजनीतिक असर है और पहला असर दिखाई दिया। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। शरद पवार को अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना पड़ा और उद्धव ठाकरे को अपने मंत्री का इस्तीफा गवर्नर के पास भेजना पड़ा। आपको ध्यान होगा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए महीना की वसूली का टारगेट पुलिस वालों को देने का आरोप लगाया था। तमाम तरह के आरोप लगे थे। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने की बात कही गई थी। सीबीआई की जांच की मांग की गई थी और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब सीबीआई को परमबीर के आरोपों की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया और यह भी कह दिया कि चूंकि इल्जाम संगीन है, होम मिनिस्टर आरोपों के दायरे में है, इसलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच जरूरी है। इसके बाद अनिल देशमुख के पास इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अनिल देशमुख ने नैतिकता दिखाने में जो देर की, उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। आज अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने से पहले शरद पवार से बात की। इसका क्या मतलब है? अनिल देशमुख की जगह दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री देने के पीछे रणनीति क्या है? अब अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी क्या करेगी? क्या दिल्ली में कुछ हलचल हो रही है? और इन सब से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब कैसे बढ़ेगी, इन सब की बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं अनिल देशमुख के इस्तीफे को एनसीपी ने कैसे नैतिक मापदंडों का नमूना बताया और कहा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनिल देशमुख ने खुद ब खुद इस्तीफे की पेशकश की, जिसे पार्टी ने मान लिया। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाई कोर्ट ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता। नवाब अली कह रहे हैं कि अनिल देशमुख ने अपनी इच्छा से पद छोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि अदालत के आदेश के बाद मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनप्रेसिडेंटेड केस है और इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई इस केस की प्राथमिक जांच 15 दिन में पूरी करे और शुरू की इंक्वायरी के बाद अगर सीबीआई को लगता है कि आरोपों में सच्चाई हो सकती है, सीबीआई को कुछ सबूत मिलते हैं, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं। अपने फैसले के आखिर में हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस अनिल देशमुख को ही रिपोर्ट करती है, इसलिए पुलिस से जांच कराना ठीक नहीं होगा। सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से ही इसकी जांच करवानी होगी। हाईकोर्ट के इतने साफ फैसले के बाद अगर मान लिया जाए अनिल देशमुख ने नैतिकता के आधार पर अपनी आत्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया है, तो मैं यही कहूंगा कि उनकी आत्मा बहुत देर से जागी, क्योंकि परमबीर सिंह ने जो इल्जाम लगाए थे उसके बाद अनिल देशमुख को खुद ब खुद जांच के आदेश देने चाहिए थे और पद छोड़ना चाहिए था। क्योंकि परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी थी उसके पॉइंट 7 में परमबीर सिंह ने लिखा था,
होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया सचिन वाजे को पिछले कुछ महीनों में लगातार अपने सरकारी आवास पर बुलाया और सचिन वाजे को मुंबई के 1750 रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया। इसी चिट्ठी के पॉइंट 9 में परमबीर सिंह ने लिखा है, कुछ दिन बाद होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने घर पर बुलाकर मुंबई के 1750 रेस्टोरेंट और बार से वसूली की बात दोहराई। ऐसे संगीन इल्जामात लगने के बाद अनिल देशमुख इतने दिन तक कुर्सी पर कैसे बने रहे? यह हैरानी की बात है, क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई नेता नहीं था, राजनीतिक विरोधी नहीं था, विरोधी पार्टी का नेता नहीं था। इल्जाम लगाए थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर, सीनियर आईपीएस अफसर परमबीर ने। और बड़ी बात है कि परमबीर सिंह ने इसी लेटर में यह भी लिखा था कि अनिल देशमुख को जो वसूली कर का आदेश दिया था, अनिल देशमुख का जो टारगेट था, उसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दी थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने वसूली कांड पर अब तक एक लफ्ज नहीं बोला है, लेकिन अब अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इस केस की आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंच सकती है और बीजेपी ने इसकी कोशिश शुरू कर दी है। और आज जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात की और दोनों नेताओं ने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार को भी घेरा। असल में शरद पवार ने कहा था कि किसे मंत्रिमंडल में रखना है, किसे नहीं, इसका फैसला चीफ मिनिस्टर को करना है। लेकिन आज अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजा। अनिल देशमुख शरद पवार के घर गए, उन्हें इस्तीफा दिया। शरद पवार की मंजूरी के बाद इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा गया। इसीलिए आज रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब सारा फैसला शरद पवार को ही करना था तो अब तक इस बात को लेकर नाटक क्यों किया जा रहा था? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस ऑफ मिस्टर उद्धव ठाकरे is by itself raising a lot of questions. इस पूरे मामले के सारे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कौन किसको प्रश्रय दे रहा था? Who was giving patronage to whom? Who was shielding whom? Who was encouraging whom? कौन किसको प्रश्रय दे रहा था, कौन किसको प्रोत्साहित कर रहा था और कौन किसको बचा रहा था? और इसके बाद रविशंकर प्रसाद मूल मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, वसूली के पूरे रैकेट का पता लगना चाहिए। यह पता लगना चाहिए कि पैसा कहां कहां पहुंचता था, वसूली में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा अनिल देशमुख की नैतिकता तो जाग गई, उद्धव की आत्मा कब जागेगी? अब उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। हैं मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री। आप
आप तो कुछ नहीं बोलते थे, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह वगैरह। तो आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? I think Mr. Uddhav Thackeray has forfeited the moral authority to govern. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं। बीजेपी की लाइन क्लियर है, अनिल देशमुख तो बहाना है, अब उद्धव ठाकरे ही निशाना है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि वसूली कांड पर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने ही सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की हत्या के केस में सबसे पहले बड़ा खुलासा किया था। उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर आ गई थी। आज अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वसूली कांड को लेकर जिस तरह महाराष्ट्र की बदनामी हुई है, उस पर उद्धव ठाकरे को तो जवाब देना ही होगा। स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी, इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की। सरकार को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कॉम्प्रोमाइज वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज सरकार बचाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ये महाराष्ट्र की इज्जत के साथ, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है इस पर जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। फडणवीस ने कहा कि जब ये मामला सामने आया था, अगर उद्धव ठाकरे ने तभी अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया होता तो शायद इतनी फजीयत न होती। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा इशारा दिया। उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कई बड़े धमाके होंगे। गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। जिस समय इस प्रकार के आरोप लगे, एक प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में सिंडिकेट राज चल रहा था। ये सारी चीजें बाहर आने के बाद तुरंत इस प्रकार का इस्तीफा ये गृह मंत्री से लेना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं लिया गया। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। अनिल देशमुख का इस्तीफा शुरुआत है। बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने जब अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया, उससे पहले यह भी तय कर लिया था कि महाराष्ट्र का अगला होम मिनिस्टर कौन होगा। अनिल देशमुख की जगह अब महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर बनाया गया है दिलीप वलसे पाटिल को। दिलीप वलसे पाटिल नॉन कंट्रोवर्शियल नेता हैं, शरद पवार के करीबी हैं। उद्धव सरकार में उनके पास लेबर और एक्साइज मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब लेबर मिनिस्ट्री का चार्ज हसन मुशर्रफ को दिया गया है। हसन मुशर्रफ के पास पहले से ही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जबकि एक्साइज मिनिस्ट्री का काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को दिया गया है। दिलीप वलसे पाटिल अब नए होम मिनिस्टर बनेंगे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, लेकिन अनिल देशमुख दिल्ली पहुंच गए। शरद पवार मुंबई में हैं, इसलिए अनिल देशमुख का दिल्ली आना
बड़ी बात है। पता ही चला कि अनिल देशमुख शरद पवार से मिलने के बाद अब प्रफुल्ल पटेल से बात करेंगे। बताया गया कि अनिल देशमुख प्रफुल्ल पटेल से कानूनी मसलों पर बात करेंगे, वकीलों से राय मशवरा करेंगे और फिर तय करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं। परमबीर सिंह की चिट्ठी पर कई धमाके हुए, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया, लेकिन परमबीर सिंह खामोश हैं। आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद परमबीर सिंह ने कहा उन्होंने अपना काम कर दिया, अब उन्हें कुछ नहीं कहना। How do you react to the High Court verdict? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to. No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No, no comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No comments. जरा सोचिए, अगर सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन रखने का एडवेंचर ना करता, अगर सचिन वाजे मनसुख हिरानी की हत्या के केस में एक्यूज ना बनता, एनआईए मुंबई ना पहुंचती, तो परमबीर सिंह भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने रहते। और अगर उन्हें हटाया ना जाता तो अनिल देशमुख उनके बारे में कभी ना कहते कि परमबीर की जांच की जाएगी, उनका ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर नहीं है। और अगर यह सब ना होता तो यह बात कभी सामने ही नहीं आती कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए महीना वसूली का टारगेट दिया था। सब कुछ वैसे ही चलता रहता, वसूली होती रहती, लोगों को झूठे केसेस में फंसाने का सिलसिला चलता रहता और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में सचिन वाजे को डिफेंड किया था। इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि शरद पवार ने अनिल देशमुख का 2-2 बार बचाव किया था। कुल मिलाकर सब लोग एक दूसरे को बचाने में लगे थे, एक दूसरे की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए यह केस इतना बड़ा बना। उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक दूसरे से मदद लेकर सरकार बना रहे हैं, एक दूसरे से मदद लेकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के खुलासे होते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं, तो एक लिमिट के बाद फिर कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने को बचाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जो जांच होगी उसकी आंच उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचेगी, क्योंकि परमबीर सिंह ने कहा है उन्होंने 100 करोड़ रुपए महीना वसूली के बारे में उद्धव ठाकरे को एडवांस में जानकारी दे दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। एक तरफ उद्धव के सामने सियासी संकट से लड़ने की चुनौती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस, कोरोना की वजह से दिन ब दिन खराब होते हालात उद्धव का इम्तिहान ले रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का ब्लास्ट है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के केसेस की यह सबसे बड़ी फिगर है और इनमें से 60% केसेस महाराष्ट्र के हैं, जहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र का यह बेहाल कितना परेशान करने वाला है, यह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें बिहार से आई हैं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें जो आपको डरा देंगी। बिहार के मुंगेर में एक जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हुए। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस जनाजे में मुंगेर के बड़े बड़े सरकारी अफसर भी शामिल हुए। असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और बिहार, झारखंड, ओडिशा के अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का 3 अप्रैल को पटना में इंतकाल हो गया था। उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी। क्योंकि मौलाना मुंगेर के थे, इसलिए उनकी बॉडी को मुंगेर लाया गया। यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जनाजे में करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए।
कोरोना से जिसकी मौत हुई हो, कोरोना का इन्फेक्शन जिसकी जान ले चुका हो, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये सब कुछ जिले के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में हुआ। मौलाना को जब सुपुर्द खाक किया गया तो उस वक्त भारी भीड़ थी, इतने लोग थे कि पांव रखने की जगह नहीं थी। यह हाल तब था जब कोरोना को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने किसी भी आयोजन पर रोक लगाई हुई है। आदेश है कोई भी ऐसा आयोजन न किया जाए जिसमें भीड़ जुटे, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा बढ़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुंगेर में ये सारी गाइडलाइन, ये सारे नियम उस वक्त टूट गए जब मौके पर खुद डीआईजी मौजूद थे, डीएम, एसपी, एसडीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद थी। और ऐसा नहीं कि अफसरों को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था, उन्हें पता था कि मुंगेर में लोग मौलाना वली रहमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, उनके जनाजे में शरीक होंगे। लेकिन इसके बावजूद भीड़ को कंटेन करने के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद वली रहमानी जानी मानी शख्सियत थे, उनकी काफी फॉलोइंग है। चूंकि वो बिहार विधान परिषद के मेंबर भी रहे थे, इसीलिए उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहां जितने अफसर हैं उनके चेहरे पर मास्क है, फेस शील्ड भी है, हाथ में ग्लव्स भी हैं, लेकिन पुलिस और सरकारी अफसरों को छोड़कर बाकी किसी के चेहरे पर न मास्क है और दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार से कोरोना को दावत देने वाली आज कई तस्वीरें आई। नालंदा में शीतला माता का मंदिर है। शीतला अष्टमी के मौके पर यहां हर साल मेला लगता है। पिछले साल कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा था, पाबंदी थी। इस बार भी आयोजन तो नहीं हुआ, इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। आस्था का वास्ता देकर, परंपरा के नाम पर हजारों लोग पहुंच गए। लोगों का कहना था कि आस्था में बहुत शक्ति होती है, कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब तीसरी तस्वीर देखिए, यह सासाराम की है। असल में बिहार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार की तरफ से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन सरकार का यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों को मंजूर नहीं। उन्होंने पहले तो सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और जब बात नहीं बनी तो आज स्टूडेंट्स को सड़क पर उतार दिया, जिसकी वजह से सासाराम में खूब हंगामा हुआ। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और लाठीचार्ज भी हुआ। स्टूडेंट्स ने सड़क जाम कर दी, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। करीब 2 घंटे तक इसी तरह मेन रोड पर हंगामा होता रहा। इसके बाद जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, स्टूडेंट्स को समझाया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में किया। पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों के ग्रुप में से 9 छात्रों को गिरफ्तार किया। सोचिए, अगर बिहार में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या हालात होंगे। कोरोना की जो रफ्तार है वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।
कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए नीतीश कुमार कल सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ मीटिंग करेंगे। पटना के होटल पाटलिपुत्र को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। यही गलती महाराष्ट्र के लोगों ने की थी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था, भीड़ जुटाई, कोरोना को हल्के में लेने लगे और उसके बाद जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है वो सबके सामने है। कोई नहीं चाहेगा कि बिहार में भी वैसे ही हालात हों। कोई नहीं चाहेगा कि लोग गलती करें तो उन्हें कोरोना के वायरस का सामना करना पड़े। लेकिन चेतावनी तो दे सकते हैं, हम खबरदार तो कर सकते हैं। जो भी लोग पूरे देश में कोरोना को हल्के में ले रहे हैं उन्हें नागपुर की तस्वीरें देखनी चाहिए, सूरत की तस्वीरें देखनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, शमशान में वेटिंग है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कोरोना की तस्वीरें दिखाऊं, नागपुर और सूरत से डराने वाली वीडियोस दिखाऊं। इससे पहले इंडिया टीवी ऐप के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी जगह पर, किसी टाइम जोन में इंडिया टीवी आसानी से देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करना है। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। एक बार ये ऐप डाउनलोड हो गया तो फिर आज की बात देखना हो, आपकी अदालत देखना हो, स्वामी रामदेव का योग शो देखना हो या फिर इंडिया टीवी पर दूसरी बड़ी खबरें देखनी हो, इंडिया टीवी ऐप के जरिए आप ये सब आसानी से देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। नागपुर में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। किसी बेड पर तो 3-3 मरीज हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड का हाल तो सबसे बुरा है। क्योंकि ऑक्सीजन वाले बेड्स की संख्या लिमिटेड है और जो मरीज आ रहे हैं उनमें से ज्यादा का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसलिए एक ही बेड पर 2 से 3 लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। असल में नागपुर उन 10 जिलों में शामिल है जिनमें देश के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। यहां रोजाना 4,500 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 60 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 दिन में 230 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने नागपुर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने माना कि दिक्कतें तो हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है और आसपास के जिलों से भी मरीज आ रहे हैं, इसलिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। वो डीएमसी में ऐसा होता नहीं है, हुआ तो भी कुछ टाइम के लिए होता है। कैसा है कि यहाँ पे सिर्फ नागपुर अर्बन नहीं, नागपुर ग्रामीण से भी पेशेंट आते हैं। नागपुर अर्बन ग्रामीण से ज़्यादा यहाँ से बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसा चंद्रपुर है, वर्धा है, गोंदिया है, भंडारा है, इधर अमरावती है, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट यहाँ आते हैं। कुछ भी कहीं पे भी सीरियस हुआ कि वहाँ सीरियस ज़्यादा होने के पहले भी इधर भेज देते सब पेशेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ नागपुर, ये महाराष्ट्र के बाहर भी छत्तीसगढ़ से पेशेंट आते हैं, एमपी से पेशेंट आते हैं। एमपी में जाने के लिए आपका रिपोर्ट लगता है, लेकिन एमपी के पॉजिटिव पेशेंट अपने यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। और ये सब पेशेंट आने के बाद अभी ओपीडी में क्या है, ओपीडी में जितने भी पेशेंट हैं उसमें से कुछ पेशेंट का सैचुरेशन नियर अबाउट 50-60% पेशेंट का सैचुरेशन 70 के नीचे रहता है। पुराने इसमें क्या पेशेंट को अपन वेटिंग में रख सकते थे, अभी ऐसे इसमें पेशेंट को वेटिंग रख नहीं सकते। वेटिंग में रखा, उनका ऑक्सीजन कम हुआ तो पेशेंट सीरियस हो सकता है। इसलिए हम अच्छे तौर पे मैनेज करने के हिसाब से उनको ऑक्सीजन देते पहले, और जैसा मैनेजमेंट होता है वैसे उनको वार्ड में शिफ्ट हो जाते। तो थोड़े एक आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए एक आधे बार हो सकता है, लेकिन ऐसा रूटीनली होता नहीं। डॉक्टर्स की सेवा भावना में कमी नहीं है, फर्ज निभाना चाहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर है। वैसी तस्वीरें एक बार फिर से दिखने लगी हैं जैसी पिछले साल जून में दिखती थी।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से खबर आई कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट की लाश 2 दिन तक टॉयलेट के पास पड़ी रही, किसी ने सुध नहीं दी। हमारे संवाददाता को जब इसकी जानकारी मिली तो वो हॉस्पिटल गए, मैनेजमेंट से बात की, तो फिर किसी तरह वहां से लाश को हटवाया गया। पता चला कि लाश एक महिला की थी। इस महिला को 31 मार्च को एडमिट कराया गया था। वो कोरोना के पेशेंट नहीं थी, लेकिन बेड न होने की वजह से उसे टॉयलेट के सामने जमीन पर लेटा दिया गया। 3 अप्रैल को महिला की मौत हो गई और इस महिला की लाश वहीं पड़ी रही। जब बात फैली, पत्रकार हॉस्पिटल पहुंचे, तब जाकर महिला के शव को वहां से हटाया गया। सोचिए, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, मॉर्चरीज में लाशों को रखने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी लोग न तो सरकार की अपील सुन रहे हैं, न कोरोना से डर रहे हैं। मुंबई में लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। मुंबई में आज कोरोना के करीब 10,000 नए केसेस सामने आए हैं। मुंबई में हर घंटे 400 से ज्यादा लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इसके बावजूद पब्लिक संभलने को तैयार नहीं है। कहीं देर रात तक हुक्का बार चल रहे हैं, कहीं जरूरी सामान के नाम पर भीड़ लग रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सब्जी मंडियों को बंद नहीं किया है। दादर, धारावी, माहिम, ये वो इलाके हैं जहां पर मंडियां लगती हैं और लोग यहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जिन शहरों में लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया, वहां लाशों के ढेर लग रहे हैं। आज सूरत से जो तस्वीरें आई वो खौफनाक हैं। गुजरात में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस की संख्या 3,000 के पार हो गई। सबसे ज्यादा 788 केसेस सूरत से आए। सूरत में हाल यह कि शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिस शमशान घाट में एक दिन में आमतौर पर 30 से 35 शव आते थे, वहां 80 से ज्यादा डेड बॉडीज पहुंच रही हैं। जाहिर है शमशान इसके लिए तैयार नहीं है। इन डेड बॉडीज में ज्यादातर कोरोना के मरीजों की हैं, इसलिए उन्हें बहुत केयरफुली जलाना पड़ता है। में हमारे पास जो है शमशान के अंदर चूल्हे कम है, जिस जगह पर इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। WHO की गाइडलाइन है कि गैस में ही इस बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाए। अब हर शमशान में 2 या 3 गैस चूल्हे होते हैं। अब एक चूल्हे में एक डेड बॉडी को अगर रखा भी जाता है तो उसे प्रोसेस पूरा करने में 1.5 घंटा लगता है। तो 3 चूल्हे में 1.5 घंटे में 3 ही बॉडी का अंतिम संस्कार हो पाता है। और जब बॉडी आती है, कोविड की भी आती है, कोविड शंकास्पद की भी आती है, और कोविड नेगेटिव जो कोविड वार्ड में रहती है उसे भी WHO की गाइडलाइन के हिसाब से करना पड़ता है। इस तरह मिलाकर कुल 60 से 65 बॉडी हमारी हो जाती है। और सूरत महानगर पालिका जो कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने रखा है, वो लोग 40-50 बॉडी लाते हैं। ये तमाम बॉडियों को करने में समय लगता है, क्योंकि वो बॉडी के जो बंस के चूल्हे हैं वो कम होने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। और हर आदमी उसे जल्दी चाहता है कि भाई मेरे परिवार का आदमी का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, लेकिन चूल्हे हमारे पास कम है गैस के, इसलिए हमारे दिक्कत आ रही है और वक्त लग रहा है। लोग पूछते हैं आखिर कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, काबू में क्यों नहीं आता। जो तस्वीरें आपने देखी वो इस बात की गवाह हैं कि लोगों में कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया है। जिस जमाने में एक दिन में 80,000 केसेस आते थे, तब जैसा डर था वो अब नहीं है। हालांकि केसेस 1 लाख से ज्यादा एक दिन में आए हैं। लोग न तो मास्क लगाते हैं, न दूरी बनाए रखते हैं, और न बाहर निकलने से पहले सोचते हैं। लोग छुट्टियों पर जा रहे हैं, हिल स्टेशंस पर, सी बीचेस पर होटल्स फुल हैं। शहरों में रेस्टोरेंट्स में भीड़ है, शादियां भी हो रही हैं, और धार्मिक समारोह में लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हुए, ये आपने देखा। लोगों को यह इंप्रेशन हो गया कि अब कोरोना पहले जैसा खतरनाक नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। मॉर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों की दर कम है। लेकिन मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है, साइंटिस्ट से बात की है, डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि ऐसी बात सोचना भी गलत है, ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जो लोग मर रहे हैं उनकी लाशें शमशान में लाइन लगाकर इंतजार करके दफनाने और जलाने का नंबर आता है। कुछ लोगों ने कहा इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, हर्ड इम्यूनिटी हो गई, अब क्या डरना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की सोच भी गलत है। मुंबई और पुणे एग्जाम्पल है हमारे सामने। फर्स्ट वेव में यहीं सबसे ज्यादा केसेस आए थे, इस हिसाब से यहां हर्ड इम्यूनिटी हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा है आज भी मुंबई में, पुणे में सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसीलिए रास्ता एक ही है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। सरकार टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन पर और जोर दे। बहुत सारे राज्यों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम ढीला पड़ गया है। भीड़ लगाने पर भी रोक लगानी होगी और फिर वैक्सीनेशन, जिससे बचाव होगा। लेकिन हाल क्या है, आज भी सारे हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। आज भी 60 साल से ऊपर के सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। 45 साल से ऊपर 27 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। शुरू के 3 दिन में तो भीड़ थी, लेकिन अब उतने लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी 7-8 दिन इंतजार करने के बाद ये देखना होगा कि इनमें से कितने लोग टीका लगवाने के लिए आगे आते हैं, और इसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इनसे कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा जाए या नहीं। हमारा देश बहुत बड़ा है, अमेरिका या ब्रिटेन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमें 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करवाना है और इसके लिए 200 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इतनी वैक्सीन एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए काम अलग अलग स्टेजेस में होगा। जिसका जब नंबर आए तब वो वैक्सीनेशन कराएं। इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग कम उम्र के हैं लेकिन कोमॉर्बिड हैं, कम उम्र के हैं लेकिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें वैक्सीन की सुविधा पहले दी जानी चाहिए, उनका नंबर पहले आना चाहिए। आज कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अगर वैक्सीनेशन हो गया तो भी ये वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीनेशन से ये फ्लू की तरह हो जाएगा, जो आता है और चला जाता है। और दूसरी बात है कि वैक्सीन पर अभी भी रिसर्च जारी है। उम्मीद है कि वक्त के साथ ये और इंप्रूव करेगी और बचाव होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी भी जरूरी है। अब राजनीति की बात करें। बंगाल में कल 3rd फेज की वोटिंग होनी है। आगे की फेजेस की वोटिंग के लिए आज ममता बनर्जी का कौन सा डर सामने आया। पश्चिम बंगाल में तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। 31 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी को अब इस बात की चिंता सता रही है कि अगर ऐन वक्त पर उनके पोलिंग एजेंट भाग गए तो क्या होगा। पार्टी ने जिन लोगों को वोटिंग के वक्त बूथ पर रहने की जिम्मेदारी दी है, कहीं वोटिंग के वक्त वो बीजेपी से मिल गए तो क्या होगा। पिछले 2 राउंड की पोलिंग के दौरान यह हो चुका है। इसीलिए आज कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने इस पर चिंता जाहिर की। ममता ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर बीजेपी वाले आपको डराएं तो डरना मत, पोलिंग बूथ से भागना मत। ममता ने कहा कि अगर पुरुष बीजेपी से डर जाएं तो पार्टी के नेताओं से कहूंगी कि वो महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाएं। আর যদি কোনো এজেন্ট মনে করেন দুর্বল, বিজেপি কিছু বললে কেঁদে ফেলবেন, তাকে এজেন্ট হওয়ার দরকার নেই। আগে থেকে বলে দিন হবে না। আমি নন্দীগ্রামে দেখেছি, মেরেছে ঠিকই, আমি দেখেছি, গেছিলাম সেখানে, কিন্তু মেরে নাকটা ফাটিয়ে দিয়েছে, এটাও ঠিক। কিন্তু এজেন্ট আমি যখন হবো আমি বসবো, আমাকে মেরে ফেললেও আমি উঠবো না, আমি দেখতে চাই আমি কি করবো। আর যারা ভয়ে পালিয়ে যান তাদের আমি মহাপুরুষ বলি না, বীর পুরুষ বলি না, তাদের আমি কাপুরুষ বলি। সেরকম দেখে করবার দরকার নেই। সেরকম মনে না থাকলে কন্যাশ্রীকে করে দাও, বঙ্গ জননীকে করে দাও, মেয়েদের করে দাও, মেয়েরা লড়ে নেবে, মেয়েরা লড়ে নেবে। আর ইলেকশনের আগের দিন যদি পুলিশ পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি রেড করে আর টর্চার, আগামীকালও অনেক জায়গায় ইলেকশন আছে, মনে রাখবেন, মেয়েরা জোট বাঁধবেন, মেয়েরা উলুধ্বনি দেবেন, মেয়েরা সংখ্যাধ্বনি দেবেন, সবাইকে এক করবেন। যেই অত্যাচার করবে ভিডিওতে তুলবেন, তুলে একদম ফোনে তুলে ওটা ভাইরাল করে দেবেন যে দেখো আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পাবেন না, এটা ওদের কায়দা, ওরা জানে জিতবে না, তাই ভয় দেখাচ্ছে।
নন্দীগ্রামে ভোটের আগের দিন অনেক অত্যাচার করে, আমি সেই জন্য ওখানে বসেছিলাম। মনে রাখবেন, অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য। অত্যাচারী দল এই বিজেপি, সন্ত্রাসী দল এই বিজেপি, দাঙ্গাবাজ দল এই বিজেপি, ধান্দাবাজ দল এই বিজেপি, রক্ত পিशाची दल এই বিজেপি। हुगली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पब्लिक मीटिंग की और उससे पहले नड्डा ने टॉलीगंज में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो और पायल सरकार के लिए कैंपेन किया। टॉलीगंज सीट पर बाबुल सुप्रियो का मुकाबला ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अरुण विश्वास से है। अरुण विश्वास टॉलीगंज से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। नड्डा के रोड शो में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। हमारे संवाददाता पवन नारा से बात करते हुए नड्डा ने कहा, माहौल देखकर ममता दीदी को समझ आ गया है कि बंगाल के लोगों ने उन्हें नमस्ते कहने का मन बना लिया है। बंगाल की जनता ने ममता जी को नमस्कार करने का तय कर लिया है। टोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इसको लोग सिरे से नकार रहे हैं और आजादी की सांस लेना चाहते हैं। जो जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है उससे निजात चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि यह भीड़ अपने आप में बता रही है। और धूप में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं, ये उत्साह बताता है कि टॉलीगंज समेत बंगाल में कमल की निशान की बहार है। हम सब लोगों को ये जनता की आवाज पहचानने में देर नहीं लगती। ये ममता ही हैं जो भुलावे में हैं। 2 तारीख को साफ हो जाएगा। बंगाल ने कमल के निशान पर मोहर लगाना तय कर लिया। बीजेपी के नेता जब भीड़ देखते हैं, जब लोगों को बड़ी संख्या में आते हुए देखते हैं, तो उनमें जोश आता है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है। ये तो सही है, लेकिन ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को लगता है कि इस भीड़ से कुछ नहीं होता। असल में पश्चिम बंगाल में बूथ बूथ पर तृणमूल कांग्रेस का नेटवर्क है, उनका भरोसा उन पर है और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक उनके कार्यकर्ता बूथ पर डटे रहें, वो बीजेपी से डरे नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कल बंगाल में तीसरे राउंड की वोटिंग है। इसके अलावा कल असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी वोटिंग होगी। 5 राज्यों में कुल 475 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ा दिन है। हमारे रिपोर्टर्स वोटिंग का हाल, पल पल का हाल आप तक पहुंचाएंगे। ये स्पेशल कवरेज आज सुबह 9 बजे से आप देख सकते हैं। एक अच्छी खबर आपको बताऊं, मैं आपको भारतीय रेलवे के कमाल के बारे में बताना चाहता हूं और हमारे इंजीनियर्स के नायाब कामयाबी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। जमीन से इसकी ऊंचाई 5 कुतुब मीनार के बराबर है। यह ब्रिज चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है। रेलवे ब्रिज जिन पिलर्स पर टिका है, उस एक पिलर की ऊंचाई कुतुब मीनार से 1.5 गुनी है। इस आइकॉनिक रेलवे आर्च ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। अब इस आर्च ब्रिज पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी और 266 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार वाली हवा भी इस ब्रिज को नहीं हिला पाएगी। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, यहाँ पर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ से ये शुरू होता है। 1.315 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर अब लगभग तैयार हो गया है और 2 साल के अंदर ट्रैक बिछ कर इसके ऊपर तेज रफ्तार से ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ पर तेज हवाएं हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर ज्यादा तेज हवा चलती है तो ये ब्रिज पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे।
सिस्मिक जोन 5 में होने की वजह से अगर अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे 10 भी होता है तब भी ये ब्रिज पूरी तरह से इसे झेलने की क्षमता रखता है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात को देखते हुए अगर यहाँ पर ब्लास्ट करने की कोशिश की जाती है तो डीआरडीओ की लैब से मदद ली गई और इसे पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। ये पूरा रेलवे ब्रिज है और ये जाकर देश के सबसे बड़े हाईएस्ट ब्रिज के तौर पर इस आग वाले ब्रिज को फॉर्म करता है, जिसकी लंबाई 359 मीटर्स है। एफएल टावर की लंबाई 324 मीटर है, यानी एफएल टावर से भी लंबाई ऊंचाई पर इस ब्रिज को पूरी तरह से भारतीय रेल ने तैयार किया है। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां, ट्रेन, व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स सभी अब ट्रेन पर रखकर जम्मू से कश्मीर तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। सिविल लोगों के लिए राहत यह होगी कि 6 घंटे का सीधा रोड का सफर कम हो जाएगा। आर्च ब्रिज में आर्च ब्रिज की जान होती है, तो उस लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। आर्च कंप्लीट हो गई है। अब ये आर्च इसका अकेला लोड बेयरिंग मेंबर है और लोड बेयरिंग मेंबर कंप्लीट होने के बाद बाकी निर्माण जो है वो किया जाएगा, जिसमें डेक का निर्माण होगा, उसके ऊपर रेलवे ट्रैक का निर्माण होगा। सबसे पहले तो हमें जो ये सपोर्टिंग वायर्स हैं इनको खोलने में करीब 1 महीने के आसपास तो उसी में लगेगा। तो हमें आशा है कि लगभग 1 वर्ष में हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह। लगभग 12 घंटे अभी लगते हैं आपको रोड मार्ग से जाने में, और हमें आशा है कि हम उससे लगभग आधे समय में ट्रेन पहुंचा पाएंगे। कल रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मुझे इस ब्रिज के बारे में बताया था। उस समय मुझे उनकी बात पर इतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज ये तस्वीरें देखी तो वाकई में आश्चर्य हुआ। हम कहाँ पहुंच गए हैं। पहले चीन से तस्वीरें आती थी, वहाँ कैसे ब्रिज बनते हैं, और हमें लगता था हम तो शायद ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन रेलवेज ने, हमारे इंजीनियर्स ने दिखा दिया, अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।